22 अगस्त 1939 एडोल्फ हिटलर, जो कि जर्मनी का एक मशहूर तानाशाह था, ने नाजी पार्टी को संबोधित किया। By the monarchists who saw in him their chance to restore the Hohenzollerns to the throne. Dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Brutality is respected. I shall spread terror. Today, Germany. Tomorrow, the world. रेड फोर्सेस ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर अटैक कर दिया, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू कर दिया। ये वर्ल्ड वॉर इसमें दो मेजर पावर्स, एक्सिस पावर्स जिसमें जर्मनी, इटली और जापान, और अलाइड पावर्स जिसमें सोवियत यूनियन, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के साथ साथ यूएस के बीच लड़ा गया। इसमें पूरे वर्ल्ड का जियोग्राफिकल शेप चेंज कर दिया। क्या थी इसकी एक्चुअल वजह? जर्मनी, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमिकल डाउनफॉल पे था, उसने कैसे इतनी सारी कंट्रीज को जीता और पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर सेकेंड पे ढकेल दिया? तो क्या थी इसकी एक्चुअल वजह? क्या थी कहानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड की? आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। जर्मनी, जो कि सेंट्रल पावर्स का एक प्रोमिनेंट मेंबर था, जिसमें उसके अलावा ऑस्ट्रो हंगरी, ऑटोमन एम्पायर एवं बुल्गारिया भी शामिल थे। वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जर्मनी ने अपने सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एवं हॉरिफाइंग बना। हालांकि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी जर्मनी को फेस करने पड़े। वर्ल्ड वॉर 1 समाप्त होते होते जर्मनी ने अपनी 12% से भी ज्यादा पॉपुलेशन एवं 13% से भी ज्यादा लैंड गंवा दी। The Germany political and economical situation today is extremely difficult. This is the result not only of having lost the World War, but above all the outcome of the fact that Germany's former enemies are oppressing here above endurance. इसके बाद अलाइड फोर्सेस ने जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 1 के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया, जिसके लिए जर्मनी को ट्रीटी ऑफ वर्साइल पे साइन करना पड़ा। 28 जून 1919 को ट्रीटी ऑफ वर्साइल फ्रांस में साइन की गई। The idealism of President Woodrow Wilson would soon be shattered by the harsh practicalities of his European partners. They were determined that never again would the Germans have the opportunity of ravaging France. The treaty dismembered Germany and its allies, the Austro-Hungarian Empire and the Ottoman Empire. These large and powerful states were to be broken up so that the various ethnic groups they contained would have their own separate countries. इसके तहत जर्मनी को वॉर रिपेरेशन के तौर पर एक बड़ा अमाउंट अन्य कंट्रीज को देना था। इसके साथ साथ इस चीज को भी ध्यान में रखा गया कि फ्यूचर में दोबारा जर्मनी ऐसा ना कर पाए। इसके लिए जर्मनी पे कई सारे सैंक्शंस भी लगाए गए। इसके लिए जर्मनी को अपनी मिलिट्री कमजोर करनी पड़ी। अब जर्मनी लिमिटेड मिलिट्री, लिमिटेड वेपन्स और लिमिटेड नेवी ही रख सकता था। इसके साथ साथ अब जर्मनी की एयरफोर्स को समाप्त कर दिया गया। वॉर रिपेरेशन के तौर पर जर्मनी को अपना काफी सारा टेरिटोरियल हिस्सा अन्य कंट्रीज को देना पड़ा, जिसका इफेक्ट जर्मनी की इकोनॉमी को पड़ा और जर्मनी इकोनॉमी और भी ज्यादा डाउनफॉल पे चली गई। एडोल्फ हिटलर, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जर्मन आर्मी में थे, ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन होने के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना स्टार्ट किया। इसके चलते उन्होंने नाजी पार्टी ज्वाइन की। नाजी पार्टी, जिसे 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम से स्टेबल किया गया था, जिसे 1920 में एडोल्फ हिटलर ने इसका नाम बदलकर नेशनल जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी नाजी पार्टी बना दिया। नाजी पार्टी अपने एक्सट्रीम नेशनलिस्ट एवं एंटी डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी के लिए फेमस थी। उस समय वाइमार रिपब्लिक पार्टी, जो कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बाद जर्मनी में स्टेबल की गई थी, डे बाय डे वीक होती जा रही थी। इसका बेनिफिट नाजी पार्टी को मिला।
नाजी पार्टी को हिटलर का लीडरशिप मिला, जिसके चलते नाजी पार्टी की पॉपुलैरिटी डे बाय डे बढ़ती गई। 1923 में हिटलर ने जर्मन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश की, जिसके चलते उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, कैंप एफ नाम की एक बुक लिखी। इसमें उन्होंने ज्यूज कम्युनिटी को जर्मन प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया और उन्होंने अपने फ्यूचर गोल्स को लिखा, कैसे वो जर्मनी को एक प्रॉस्परस एवं बड़ा साम्राज्य बनाना चाहते हैं। हालांकि जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपने आइडियोलॉजी को लोगों को भी बताया। हिटलर की आइकॉनिक पर्सनालिटी और करिज्मेटिक स्पीच ने जर्मन्स को इन्फ्लुएंस किया। उस समय जर्मनी इकोनॉमिक डिप्रेशन में था और उन्हें लगा शायद हिटलर में वो दम है जो उन्हें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। नाजी पार्टी ने इसका फायदा उठाया और प्रोपेगेंडा फैलाया और पोर्ट्रे किया हिटलर एक सुपर हीरो है जो जर्मन्स को सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालने आए हैं। इसका फायदा नाजी पार्टी को हुआ और 1933 में हिटलर जर्मन चांसलर बना। शुरुआत में हिटलर ने जर्मन इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए कई पॉलिसीज चलाई। उनमें से कुछ पॉलिसीज ऑपरेसिव एवं डिस्क्रिमिनेटिव भी थी, जिनमें जूस और अदर माइनॉरिटीज को हरास किया गया और उनकी प्रॉपर्टी को भी उनसे छीन लिया गया। मार्च 1933 में हिटलर ने इनेबलिंग एक्ट पास करवाया और वो एक्सट्रीम पावरफुल बन गया। declared a state of emergency and assumed dictatorial powers. From this, it was only a step to the abolition of all political parties. In the new Reichstag, there was only one party, Hitler's party. In the new Reichstag, there was no debate. The deputies were stooges who applauded, got paid, went home. Trade unions were abolished. Instead, the German Labor Front, to discipline the workers and teach them what to think. Music, literature, all outlawed or destroyed, unless it supported what the German leaders were trying to sell. Scientists, physicians, their professions were banned to them unless they supported the Nazi ideology. Bismarck had added the industrialist as the fourth pillar of the warlike state. Hitler added a fifth, the professional gangsters, armed thugs to enforce his decrees. And if the German officer had been the ideal of the Kaiser's Germany, उन्होंने पॉलिटिकल अपोनेंट्स और डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशंस को तबाह कर दिया। उन्होंने अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए अपनी मिलिट्री बढ़ानी शुरू की। हालांकि ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल के खिलाफ था और उन्होंने इसे भी इग्नोर किया। उन्होंने अपने आसपास के देशों में एक्सपेंशनिस्ट नीति को आगे बढ़ाया, जिसके कारण टेंशन क्रिएट होनी शुरू हुई। उन्होंने 1938 में बार्लिन एग्रीमेंट के तहत ऑस्ट्रिया को एनेक्स किया। 12 अगस्त 1939 में हिटलर ने नाजी फोर्स को एड्रेस किया और पोलैंड को इन्वेड करने का इरादा रखा। in my schools, a youth will grow up before which the world will shrink back. There must be no tenderness in youth. I want to see in their eyes the gleam of the beast of prey. Brutality is respected. I shall spread terror. Today, Germany. Tomorrow, the world. 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने अपने डिविजन्स को पोलैंड में भेजा और वर्साव शहर को टारगेट किया और रात में हवाई हमले शुरू कर दिए। जैसा कि उन्होंने सोचा था, जर्मनी की एफिशिएंट मिलिट्री टेक्निक्स और एडवांस वेपन्स का यूज करके उन्होंने पोलैंड को बहुत जल्दी ही कंक्योर कर लिया। इसी डिवीजन के साथ ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। जर्मनी का इन्वेजन अभी यहां तक सीमित नहीं था। हिटलर के सुपरविजन में जर्मनी ने यूरोप के कई अलग अलग देशों को इन्वेड किया। उन्होंने 1940 में डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस को जल्द ही कंक्योर कर लिया। उनका तेजी से आगे बढ़ना
उनके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ और उन्होंने यूरोप के कुछ अलग अलग हिस्सों में नाजी रजीम स्टैब्लिश कर दिया। इस बीच जर्मनी में अराउंड 6 मिलियन यूज पीपल्स की ब्रूटल किलिंग हुई, जिसे पूरे वर्ल्ड ने कंडेम किया। लेकिन हिटलर के गोल्स अभी खत्म नहीं हुए थे। उनका एक इंपॉर्टेंट टारगेट जो कि सोवियत यूनियन था। शुरुआत में सोवियत यूनियन ने जर्मनी के साथ नॉन अग्रेशन पैक्ट साइन किया, लेकिन जून 1941 में ऑपरेशन बारबारोसा के तहत जर्मनी ने सोवियत यूनियन को इन्वेड किया। स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा रहा और जर्मनी ने काफी हिस्से को इन्वेड भी कर लिया, लेकिन ये इन्वेजन उनके लिए इतना आसान नहीं था। रशियन विंटर जर्मन आर्मी के लिए बहुत चैलेंजिंग साबित हुए। सोवियत यूनियन ने अपने खास तरीकों और अपने पावरफुल मिलिट्री फोर्सेस के साथ हिटलर की फोर्स को टक्कर ली। यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उधर जापान के एक्सपेंशन नीति से यूएस और जापान के बीच टेंशन बढ़ने लगी। हालांकि अभी तक यूएस ने अपने आप को आइसोलेशन पॉलिसी के तहत इस वॉर से अलग रखा था, पर जापान ने 7 मई 1941 को पर्ल हार्बर पर अटैक किया, जिससे यूएस डायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व हो गया और यूएस ने ऑफिशियली एक्सिस पावर्स के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। 1943 में अलायंस, जिसमें ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन थे, का एक खास कोलिजन बन गया और इसी साल में उन्होंने नॉर्थ अफ्रीका कैंपेन में हिटलर की फोर्स को हराया। इसके बाद अलायंस ने इटली को इन्वेड किया और 1944 में वेस्टर्न यूरोप में डी डे नॉर्मंडी लैंडिंग्स के थ्रू मेनलैंड यूरोप में एंटर किया। जर्मनी अपने वेरियस फ्रंट्स पे धीरे धीरे वीक होने लगा। मई 1945 में जर्मनी की हालत काफी बेकार हो गई। अलायंस ने जर्मनी के अंदर और बाहर से कंट्रोल करना शुरू किया। हिटलर को और उनके क्लोज एसोसिएट्स को पीछे हरा दिया। हिटलर ने खुद सुसाइड कमिट किया और जर्मनी के सरेंडर करने के बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड ऑफिशियली खत्म हो गया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जर्मनी के आधे देश पर सोवियत यूनियन का कंट्रोल था और आधे देश पर अमेरिका, ब्रिटिश और फ्रांस जोन में था। 1949 में ईस्ट जर्मनी, जो कि सोवियत यूनियन जोन, और वेस्ट जर्मनी, जो कि अलाइड जोन्स बना। ईस्ट जर्मनी सोवियत इन्फ्लुएंस में कम्युनिस्ट कंट्री बना, जबकि वेस्ट जर्मनी कैपिटलिस्ट कंट्री बना। यह डर था कि जर्मनी फिर से पावरफुल कंट्री ना बन जाए, इसीलिए अलायंस ने जर्मनी की ताकत को कंट्रोल करने के लिए अपने रिस्ट्रिक्शंस लगाए। इस तरह जर्मनी ने दूसरे देशों को इन्वेड करके अपनी एक्सपेंशनिस्ट गोल्स को पूरा किया, लेकिन उनके अग्रेशन और अलायंस फोर्सेस के साथ मिलकर टक्कर से उन्हें हरा दिया गया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जर्मनी 2 अलग अलग देशों में डिवाइड हुआ और फिर से एक पावरफुल नेशन बनने में अब शायद और भी ज्यादा समय लगेगा।